चलो बेटा, हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस खत्म कर लिया है। अब हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे वो क्या करेंगे, रेस्पिरेशन। ठीक है, और मैंने रेस्पिरेशन थोड़ा आपको कल समझाया था, फिर समझाऊंगा आज। हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल रेस्पिरेशन। तो आप लोग फोटोसिंथेसिस क्वेश्चन लगाए हम लोगों ने, कल मैंने लगवाए भी थे। और हम लोग जो बेसिकली रेस्पिरेशन बहुत अच्छा चैप्टर है, और इसको स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट से होगा किसके थे? तुम्हारे थे? मेरे नहीं है। और ये भी साथ है। डॉक्यूमेंट बेटा सही से लगा करो, डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्या हुआ? अगर आप लोग इतने मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो भाई? डॉक्यूमेंट्स के लिए पढ़ रहे हो भाई, खो जाए फिर डुप्लीकेट मारने बहुत टाइम लगता है। पहली बात तो आजकल इतनी सुविधाएं हैं कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं है। खाली एक ही जरूरत होती है जहाँ कोई वेरीफाई करता है। जैसे आपकी नौकरी लगेगी मान लिया, तो वहां डॉक्यूमेंट देखेंगे ओरिजिनल। और कहीं भी मत ले जाओ, अरे कॉलेज वाले देंगे उनके प्रिंट आउट ले जाओ निकलवा के। एक बार मांगे बस ले जाओ, उसके बाद फिर रखो सेव में ले जाके, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को सेव करना बहुत जरूरी है। और आपको पता है, अगर आपके रिपोर्ट कार्ड होगा इतने की का किसी पड़ जाए और ओरिजिनल तो ओरिजिनल रहता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से रख लेने चाहिए। और आपका बेटा मार्कशीट अगर आपने बहुत अच्छे से रखा है, तो मुझे लग रहा है आपका एक ही डॉक्यूमेंट होगा घर पर होगा। जैसे अगर मैं बताऊं आपको, तो मेरा फर्स्ट ईयर को क्लास फर्स्ट की तक मार्कशीट रखी हुई है, क्लास फर्स्ट की रखी हुई है। और मैं फाइल लेके आया था, तो मैं देख रहा था, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मजा आता है देखते हुए। और 1000 में से 900 नंबर। उसके बाद फिर तुम्हारा वो हम कह सकते हैं कि जैसे जितने भी वो होते हैं, क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड, वो सारे रखे होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स को ऐसे चुना होता है कि सेव किए कहीं भी रख दिए, एक फाइल बनाओ अच्छी सी, उसको सेव रख लो जाके। और कहीं भी अगर डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ रही है, तो आप लोग खाली एक दिन भी पड़ती है, जैसे जाओ बहुत सेफ्टी से ले जाओ, सेफ्टी से लेके आओ। चलो कोई नहीं, तो हम लोग बेटा आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर कौन सा है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, तो मैं हटाता हूँ। तो हम लोगों ने कल बेटा स्टार्ट भी किया था थोड़ा सा, और मैंने आपको बताया भी था कुछ चीजें। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, अब आप लोग बातें मत करो, यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है रेस्पिरेशन। कल भी मैंने आपको समझाया था, बहुत बच्चे सोचते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना। ये रेस्पिरेशन बिल्कुल नहीं होता है, ये होता है ब्रीथिंग। अच्छा ये बताओ, प्लांट क्या ब्रीथिंग करते हैं? प्लांट ब्रीथिंग नहीं करते, गैसियस एक्सचेंज बोलते हैं उसको। हालांकि वो भी ऑक्सीजन और CO2 लेते हैं। जैसे किसकी तरह करते हैं, स्टोमेटा, और दूसरा स्ट्रक्चर एक और होता है लेंटिकल्स। तो लेंटिकल्स के थ्रू प्लांट क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन बेटा मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, प्लांट CO2 जो लेते हैं वो उससे क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो वाटर की स्पीडिंग छोड़ते हैं। क्या मैंने कहा वहां पे कहीं पर रेस्पिरेशन का नाम लिया था? नहीं। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्चुअली में रेस्पिरेशन होता क्या है बेसिकली। हाँ ये बात सही है, रेस्पिरेशन में एक पार्ट होता है जिसका नाम क्या है, ब्रीथिंग। क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं विदाउट ब्रीथिंग क्या रेस्पिरेशन हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एनिमल अगर रेस्पिरेशन करेगा तो पहले उसे क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि कोई भी प्लांट हुआ, एनिमल्स हुआ, या मैं बोल सकता हूं कि ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स कैसा रेस्पिरेशन करते हैं, एरोबिक। कैसा करते हैं? इसका मतलब ये है कि हर किसी को ऑक्सीजन जरूरत पड़ती है रेस्पिरेशन के लिए। यानी कि पहले समझते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है। तो बच्चों मैंने आपको ये बताया था कल, ये सेल है, क्या है, ये सेल है। आपको बताया हमने खाना खाया, हमने ग्लूकोज दिया, और ग्लूकोज हमने क्या कर लिया, ब्रेक डाउन। क्या कर लिया? ब्रेक डाउन मतलब है कि हमने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, और इससे हमें क्या मिल गए, ATP। और किसके प्रेजेंस में ये ब्रेकडाउन पूरा हुआ, तो ऑक्सीजन की, और वो कन्वर्ट किसमें हो गई, CO2 में। तो आप लोग बताओ ये क्या होता है, रेस्पिरेशन। यानी कि फूड का ब्रेकडाउन करके, ब्रेकडाउन वो वाला नहीं बता रहा हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, ये ब्रेकडाउन बता रहा हूँ सेल के अंदर वाला। तो सेल के अंदर यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि हमने फूड का ब्रेकडाउन किया, और उससे हमें क्या मिला, ATP, और ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट हो गई, CO2 में। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन।
पहले ये समझ गए रेस्पिरेशन क्या होता है, क्लियर हुआ। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गए। अगर आपसे कोई कहे कि बताओ प्लांट रेस्पिरेशन में क्या लेते हैं क्या छोड़ते हैं, तो आप क्या बताओगे? ऑक्सीजन लेते हैं और CO2। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं कि रेस्पिरेशन में वो CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन वो हमारे साथ होता है, प्लांट के साथ ऐसा नहीं होता है बेटा। प्लांट CO2 लेते हैं खाना बनाने के लिए, और ऑक्सीजन लाइट रिएक्शन होता है नॉन साइक्लिक, उससे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। अब मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर मैं आपको समझाऊं पूरा तो आपको पता होना चाहिए। आज तो बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं तो हम आराम से पढ़ेंगे समझते हुए। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें बेटा, तो ये कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का होता है। एक होता है एरोबिक टाइप, एरोबिक टाइप होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। कैसा होता है? अच्छा, इसके बाद एक और भी टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, हालांकि जैसे माइकोप्लाज्मा है, उसे ऑक्सीजन उतनी पड़ती है लेकिन वो वैसे चला जाता है विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे एरोबिक से हमें साफ साफ पता लगता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब O2 रिक्वायरमेंट होती है। और बेटा क्या बताओ आप लोग, यहाँ पे होती है? नहीं होती है। दूसरा आपको पता होना चाहिए O2 रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ दूसरा कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी कि अगर कोई एनिमल रेस्पिरेशन कर रहा है एरोबिक, तो इसका मतलब उसके पास क्या होना चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया। हालांकि प्लांट के पास भी माइटोकॉन्ड्रिया होती है और एनिमल के पास भी होती है। हाँ, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं उनकी जब उनको इसकी जगह पे क्या होता है उनके पास? मीसोसोम। क्या होता है? और आपको पता होगा मीसोसोम कैसा होता है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसी भी सही प्रोकैरियोट सेल का, प्लांट का नहीं। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ना हो तो फर्क नहीं पड़ता। दूसरा सुनो आप लोग, आपको पता है कि सर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, चलो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, तो हमें फायदा क्या है एरोबिक और एनारोबिक से? तो मैंने बोला था कि एरोबिक का मतलब होता है जहां पे कंप्लीट ब्रेकडाउन हो। क्या हो बेटा? कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। और बेटा यहाँ पे कैसा होता है? इनकम्प्लीट। कैसा होता है? इनकम्प्लीट या पार्शियल हो सकते हैं, ठीक है, या इनकम्प्लीट हो सकते हैं। यहाँ पे होता है इनकम्प्लीट, ठीक है। और यही कारण है कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो हमें वहां एक ग्लूकोज से 30 ABD मिलते हैं। और सोचो यहाँ पे हमें कितने मिलते हैं? एक ग्लूकोज से ओनली मिलते हैं 2 ATP। कितने मिलते हैं? अब सोचो अगर हम लोगों में एनारोबिक होता तो हम सर्वाइव कर पाते क्या? आपको जितने ATP चाहिए आपकी बॉडी को, आप 3 बार खाना खाते हो, फिर आपको कितना बार खाना खाना पड़ता? 19 बार, क्योंकि 2 ATP मिल रहा है ना खाली। और सोचो इसके मतलब हम दिन भर खाना ही खाते रहते फिर तो। अगले अगर हम बात करें बेटा, अब यहाँ पे आपको बताया, अगर आपसे कोई कहे कि बताओ एनारोबिक किस में होता है, तो मैं कहूंगा कि आप 2 चीजें याद रखना। एक तो आप ध्यान रखना ईस्ट, और ये रखना मसल। हमारी मसल्स में होता है, आपको पता होगा यहाँ बनता है, आपको पता है लैक्टिक एसिड, और साथ में वो लैक्टिक एसिड बनता है। यहाँ क्या बनता है? इथेनॉल, प्लस साथ में CO2। और बकाया इनको छोड़ के सब में कौन सा होता है? एरोबिक। बस एक ही बात ध्यान रखो, मैं ऐसे बोल सकता हूँ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल, मैं ले सकता हूँ ये बात साफ साफ। अब आप लोग समझे एरोबिक एनारोबिक का क्या मतलब है? समझ गए आप लोग? तो सिंपल सी बात है कि अगर हमें इतने ATP चाहिए, ग्लूकोज से 38 चाहिए, और हमें इतना एनर्जी चाहिए, तो हमें कौन सा करना पड़ेगा? रेस्पिरेशन, एरोबिक। हालांकि आप लोग सोच रहे हो कि सर मसल किसकी, तो हमारी मसल में भी होता है एनारोबिक, लेकिन ये कब होता है? देखो आपको पता होगा जब हम कोई नया काम करते हैं, जैसे सपोज मानो कोई जिम गया है, अब वो पहली बार उतना उसे एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए, उसकी मसल्स को नहीं पता होता है, तो वो क्या होता है? उसकी मसल्स एनारोबिक एकदम करने लगती हैं। और एनारोबिक क्यों कर रही है? वो कुछ ना मिले उससे थोड़ा ही सही है, मतलब कुछ तो है, तो इसका मतलब 2 ATP मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा है, तो एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है। और उसके बाद जब हमारी मसल्स को आदत पड़ जाती है, फिर उसके बाद फिर से क्या होने लगता है? एरोबिक। बेसिकली एनारोबिक जब होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है, उसके एक्यूमुलेशन से फिर हमारी बॉडी में पेन भी होता है। लेकिन हम जब वही काम करते रहते हैं बार बार, तो फिर उसके बाद दर्द होना क्या हो जाता है? खत्म। समझ गए ये बात? एरोबिक एनारोबिक का खेल क्या है? रेस्पिरेशन का थोड़ा समझे आप लोग? कोई लिखेगा क्या? कल लिखवाया था मैंने, वैसे लिखना किसी को? तो फिर अगले बढ़े। आप समझते हैं, मैं एक बार पूरा समझा रहा हूं आपको कि एक्चुअली में होता क्या है।
अब समझते हैं हम लोग कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। और हम लोग बेसिकली जो पढ़ेंगे, हमारा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा वो ये रहेगा, देखना कि बेटा एक ग्लूकोज से 30 ATP कैसे बनते हैं। अभी तक तो हमने ग्लूकोज जो प्लांट में हमने जो फोटोसिंथेसिस पढ़ा था उसमें बनाया था ग्लूकोज। अब हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन। क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन। और आप लोग क्या लगते हैं, आपको एनर्जी एकदम मिल जाती है? नहीं, आप खाना खाते हो, पहले सोचो वो स्टमक में जाता है, हमारे पहले माउथ से डाइजेशन होता है एंजाइम्स के द्वारा, टाइमिंग करता है, उसके बाद वो और ब्रेक डाउन करता है स्टमक में, इंटेस्टाइन में और ज्यादा ब्रेक डाउन होता है। फिर जब कतई जैसे प्रोटीन हमने खाया तो वो कन्वर्ट हो जाएगी अमीनो एसिड में, ऐसे ही आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो किसमें, आलू खाया आपने तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। अब आप लोग सोचो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा हमारा ब्लड, और ब्लड पहुंचाएगा प्रत्येक सेल तक। कहां पहुंचाएगा, और प्रत्येक सेल में जाने के बाद ग्लूकोज का फिर से ब्रेक डाउन होगा। और इतना ही नहीं होगा, पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, उसके बाद क्रेब साइकिल होगा, तब कहीं जाके एटीपी मिलेंगे और साथ में NADH2 FADH2 मिलेंगे। फिर NADH2 के लिए एक साइकिल और होगा ETS, तब जाके फाइनली कहीं एटीपी मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि अभी मैंने बादाम खाया मेरे अंदर एनर्जी आ गई, बेटा वो थोड़ा टाइम लेता है एनर्जी, समझ रहे हो, तब एनर्जी हमें मिलता है। तो पूरा मैं एक बार प्रोसेस समझा रहा हूँ आपको, एक ग्लूकोज से हमें कैसे मिलते हैं 30 ATP। एक मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग एक करके पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, ये मान लो एक सेल है, क्या है, ये एक सेल है, और आप लोग बताओ सेल के अंदर अगर मुझे रेस्पिरेशन करना है तो मुझे कौन से ऑर्गेन्स की जरूरत पड़ेगी, तो खाली हमें पड़ेगी माइटोकॉन्ड्रिया की, और हमें ऑर्गेन से कोई मतलब ही नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि यहां बना दे रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया है, चलो ठीक है, ऐसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया। और यही कारण है कि अब आपको समझ में आएगा कि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां होता है क्रेब्स साइकिल। क्या होता है, क्रेब्स साइकिल। एक बात आपको और ध्यान रखना है, कहीं साफ साफ लिख लो, एक ग्लूकोज को के फॉर्मेशन के लिए 6 बार चलता है केल्विन साइकिल इन फोटोसिंथेसिस, और एक ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए 2 बार चलता है क्रेब्स साइकिल इन रेस्पिरेशन। बहुत जल्दी बच्चे भूल जाते हैं, वो यही भूल जाते हैं कि केल्विन साइकिल कहां चलता है और क्रेब्स साइकिल कहां चलता है। और जब तक आपको इस चीजें सब क्लियर नहीं होंगी बहुत अच्छे से, तब तक आप चीजें समझ नहीं पाओगे। चाहे ये बात लिखने में क्या आप लिख लिया करो बेटा, एक ग्लूकोज फॉर्मेशन, अगर एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है तो आपको बताया केल्विन साइकिल कितनी बार चलता है, 6 टाइम। कितनी बार चलता है, और कहां पे, इन फोटोसिंथेसिस। क्योंकि अभी तो आपको पता है, लेकिन बाद में आप तो बहुत कंफ्यूज रहोगे कि सर ने काम क्या बताया था, इन फोटोसिंथेसिस। और बेटा एक ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, क्या करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, यानी कि अब हो रहा है रेस्पिरेशन की बात, तो एक क्या चलता है, क्रेब्स साइकिल। क्या चलता है, क्रेब्स साइकिल चलता है कितने टाइम, 2 टाइम। और किसमें, इन रेस्पिरेशन। लोकेशन तो बताइए आपको, ये कहां होता है केल्विन साइकिल, बताओ कौन सेल में होता है, मेसोफिल सेल में। और ये कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, सही है। और ध्यान रखना, वहां भी अगर C4 की बात करेगा तो कहां होगा, बंडल सी सेल में, पता है आपको। तो ऐसी लाइनें आप लोग लिख लिया करो बेटा, ये अच्छी रहती है, जब हम बाद में पढ़ते हैं, जब आप 12th पढ़ोगे तो आप लोग ये थोड़ा थोड़ा भूलने लगोगे। इसीलिए, लेकिन जब ऐसी बातें हमारी हैंड राइटिंग में लिखी होती है तो हमें सब ध्यान रहता है कि सर ने क्या बताया था, ठीक है। और ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम बहुत जल्दी गलत कर देते हैं, और जब आप पेपर देने जाते हैं तो वहां थोड़ा प्रेशर हाई होता है। आपको केल्विन लगता है क्रेब की बात हो रही है, क्रेब लगता है केल्विन की बात हो रही है, समझ रहे हो। तो ये ध्यान रखना है आपको, तो ये बातें लिखा करो आप लोग अच्छे से। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, लिख लिया क्या, कल धनतेरस है,
क्या खरीद रहे हो भाई? छुट्टी नहीं है, पढ़ाई है। हैं? और क्या दिवाली में सर क्यों नहीं आएंगे? क्लास होगी तो सर रहेंगे। सर नहीं आएंगे, सर ने कर दिया। वो आएंगे। अरे वो आज नहीं जा रहे हैं, वो परसों जा रहे हैं। मुझसे तो पूछो तो पता है। हैप्पी दिवाली करेंगे आप सब। अरे तो एडवांस बोल गया हूँ, उसमें क्या कितना सीरियस क्यों हो गए? दोबारा कहा कि मैं नहीं आऊंगा कल, मेरी क्लास नहीं है। तो हो सकता है मैं क्यों रहते, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ कल क्लास है। हाँ हमने ये तुम्हें क्या स्टूडेंट को पता है? अरे सर अभी तो क्या कल मेरी लगी खाली? हो सकता है, हाँ ठीक है। तो चलो फिलहाल कल आपको अपडेट दिया जाएगा, ठीक है, जो भी होगा। 100 वर्ड के मैसेज देख लेना। अगर कोई मैसेज नहीं है इसका मतलब क्लास होगी, और मैसेज है तो समझ जाओ छुट्टी है। क्लास तो बता रहे थे, क्लास है तो मेरी नहीं। अरे तो ऐसे ही चला मार रहे हो। अब सुनो बात को बेटा। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ तो कल धनतेरस है। दीपावली आ गई, पता ही लग रहा है कब दीपावली आ गई। और मुझे तो तब पता लगता है जब मुझे फोन आता है घर आना है, तो मुझे लगता है दीपावली आ गई। तो सही है, आपको एंजॉय करिए दीपावली का, लेकिन साथ में एंजॉय करते हो कुछ चीजें ध्यान रखना है, पढ़ाई करनी है आपको। सर ने कहा था पटाखा सही से और फालतू की हरकतें नहीं करनी है। कहीं कहीं दादागिरी दिखाओ कि नहीं मैं तो हाथ से बुलाऊंगा पटाखा, उसके बाद सोच जाए हाथ 4 दिन कोचिंग में आओ, ये काम मत करना। बस खाली एंजॉय करना, और लोगों को एंजॉय कर रहे हैं उनको देखना बस खाली, ठीक है। अच्छा और बेटा ये लंबी छुट्टी है, 4-5 दिन छुट्टी पड़ेगी, 5 दिन की मेरे बृहस्पति तक तो पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ाई फोकस करना। और मैंने बार बार कहा है कि आप लोग छुट्टियां पढ़ाई करना तो उसका फायदा लिया करो। 4-5 दिन का है तो आप लोग पढ़ाई करना मेहनत से। और मेरे हिसाब से एक बात और सुनना, टेस्ट में जो आपकी आएगा वो आएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा। और आप लोग कोशिश करना कि वो अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है, सारे क्वेश्चन। अब मुझे ये नहीं पता, लेकिन होगा तो मैं दूंगा बाय ह्यूमन, ठीक है, कंफर्म करते। और मैं खुद बता रहा हूँ, मैं दूंगा, ठीक है, ठीक। हाँ चलो आते हैं टॉपिक पे, बात करते हैं थोड़ी देर बाद। अभी थोड़ा पढ़ भी दो। अगर हम यहाँ पे देखें माइटोकॉन्ड्रिया, तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि हम रेस्पिरेशन में किसका यूज करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का। अब मैं आपको वो वाला समझाऊं थोड़ा सा, ठीक है, पहले उसके बाद करेंगे। देखो सबसे पहले बेटा ग्लूकोज आया, क्या आया, ग्लूकोज आया। आपको पता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और ये कन्वर्ट हो जाता है टू पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में। समझ गए आप लोग, क्या ग्लूकोज। और इस साइकिल को हम लोग ये क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म, क्या है, यानी कि सेल के साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलाइसिस, और क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या होगा, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और आपको पता होना चाहिए, अभी हम लोग साइकिल भी पढ़ेंगे कि कैसे होती है। तो पहले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इस प्रोसेस साइकिल को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ होता क्या है, ये देखो, बोलो मत आपको, यहाँ 4 ATP बनते हैं, कितने बनते हैं, 4 ATP, लेकिन यहाँ 2 ATP खर्च हो जाते हैं, कितने जाते हैं, खर्च, और 2 खर्च हो गए तो कितने बचे बेटा, 2 ATP बचे, और 2 बनते हैं NADPH2। ये समझ गए आप लोग, इतना हमें नेट गेन होता है 2 NADPH2 का और 2 ATP का, सही, इतना क्लियर है। अब होता क्या है बेटा, ये पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल जब ये क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं तो पहले क्या करते हैं, फॉर्म चेंज करते हैं, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं टू एसिटाइल CoA। ये वही हिसाब है जिसने आपने देखा है, अगर शादी होती है, शादी की बात में मौज दिया जाता हूँ मैं आपके लिए आता हूँ, तो पता है क्या, शादी होती तो जो पहले बारात से पहले क्या होता है, ऐसे कपड़े पहने होते हैं, फटे काम करना होता है बहुत ज्यादा, उसके बाद क्या करते हैं, ऐसी बारात एंटर करता है तुरंत आ जाते हैं कोड में ना। तो यही यहाँ पे है कि जब माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री ले रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो गए एसिटाइल CoA में, और यहाँ से हमें फायदा मिल जाता है, हमें क्या मिलते हैं, 2 NADPH2, समझ गए, ये 2 मिल गए। इसके बाद बेटा होता क्या है, अब ये किस में इन्वॉल्व होगा, क्रेब्स साइकिल, क्या होगा यहाँ पे,
और आप लोग बताओ अगर 2 एसिटाइल कुएं हैं तो 2 बार नहीं होगा ग्रेफ साइकिल? कितनी बार होगा? 2 बार। तो इसका मतलब हम 2 इंटू कर ले रहे हैं। एक क्रेफ साइकिल से हमें एटीपी मिलते हैं 12। हालांकि सारी चीजें मिलती हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। एफईडीएस2 भी मिलता है, एनएडीएस2 भी मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ एक क्रेफ साइकिल से कितने मिलते हैं? 12 एटीपी। कितने मिलते हैं? और 2 बार चलेगी तो कितने मिल जाएंगे? 24 एटीपी। अब आप लोग एक बात बताओ मुझे बेटा, यहाँ पे आप लोग मुझे ये बताओ, ये 2 एनएडीएस2 किस में कन्वर्ट होते हैं? 6 एटीपी में। एक में 3 मिलते हैं, 2 में कितने मिलेंगे? 6। तो 6 एटीपी ये हो गए, और ये कितने एटीपी हो गए? 6। और 2 की कौन सा होगा? ये। और जो मैं बता रहा हूँ ये 6 मिलेंगे या 6 2 मिलेंगे, कितने मिलेंगे? इनके लिए एक साइकिल होता है ईटीएस। यहाँ पे कौन सा साइकिल होता है? यहाँ पे इनर माइटोकॉन्ड्रिया पे, और इसको हम लोग बोलते हैं ईटीएस। ये मान लो एक तुम्हारा ऐसे मान सकते हो कि इस एनर्जी का एक गुच्छा है जिसको हमें एनर्जी अभी चाहिए, मिलेगी हमें, अभी मिली नहीं है। कब मिलेगी? जब वीटीएस में जाएगा ये। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आपको अगर टोटल हम काउंट करें ओवरऑल, तो आप समझ गए होंगे हमें मिल गए एक ग्लूकोज से 38 एटीपी। कैसे? देखो बेटा, आप लोग बताओ, अगर मैं यहाँ बात करूं तो आपको पता होना चाहिए ग्लाइकोलाइसिस से कितने मिले? 8 एटीपी। लिंक रिएक्शन बोलते हैं इसको, लिंक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन से कितने मिले? 6 एटीपी। और बेटा क्रैब साइकिल से कितने मिले? कितने? हाँ जाओ, 24 एटीपी। टोटल कितने हो गए बताओ? ऐसे हमें मिलते हैं एक ग्लूकोज से 38 एटीपी। दूसरी बात सुनो आप लोग, आपको लग रहा होगा सर एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है, उसमें 2 एटीपी कौन से मिलते हैं खाली? तो बेटा वो एनारोबिक में भी ग्लाइकोलाइसिस होता है, लेकिन NADH2 जो है वो कन्वर्ट नहीं होता है एटीपी में। तो इसका मतलब ये खर्च रहता है वहां पे। तो कौन से वाले मिलते हैं? खाली ये वाले 2 एटीपी एनारोबिक में। कौन से मिलते हैं? ये वाले, ये वाले। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मिलते हैं हमें कंप्लीट एक ग्लूकोज से कितने एटीपी? 38 एटीपी। क्लियर हुआ? तो आप लोग ये बना सकते हो, अच्छे से बना लो कहीं पे कॉपी में। पूरा रेस्पिरेशन का चार्ट हो गया आपका। एक बार किताब लो ना बेटा। हाँ मैं टॉपिक देख रहा हूँ। बेटा यहाँ पे आपको NADH2 लिखना, ठीक है? और यहाँ भी क्या लिखना? चलो ये बना लो आपको ऐसे, ठीक है? और जिससे आपको ध्यान रहे कि कैसे हमें मिले 38 एटीपी, ठीक है? मैं कल एक चम्मच लूंगा 2 रुपए वाली। हाँ वो ले लेंगे, चम्मच ले लेंगे, 10 रुपए ले लेंगे, क्या दिक्कत है? तुम क्या लोगे? झाड़ू लोगे? क्या लेगा? झाड़ू लेगा? हाँ। अरे कोई कुछ भी ले लेना, कोई जरूरत थोड़ा ना क्या लेना होता है। सही रहेगा, आने जाने की समस्या खत्म हो जाएगी।
अपनी अपनी कौन समझ भेज देना बेटा बहुत जीव बनती है इसमें, पता है? बहुत अच्छी बनती है जीव भी बहुत बनती है। अच्छी कितनी बनती है? ऐसी बनती है 10 सारा जीव में एक वीडियो। तो क्या करोगे एकदम फोन करके भाई? यूट्यूब पे देख लिया वो वाली नहीं मिलती जो चाहिए लेट पड़ती है। सही है। आपकी दीवार जल्दी है ना थोड़ा सा? वैसे दीवार ठंड रहती है अभी, आपकी बिल्कुल ठंड नहीं है। अरे सर आप कैसी बात कर रहे हैं? बहुत ठंड लग रही है हमारे घर। चलो तुम्हारे घर पड़ रही है? अच्छा हमारे घर में पड़ रही है। कम लगती है सर, गांव में ज्यादा लगती है। तो तुम स्वेटर वेटर लगाने लगे? नहीं सूट नहीं पहनता हूँ अभी, ऐसे ही गाँव में मैंने देखा कि मलेरिया बढ़ता है। यहाँ से मैं कल शाम को 8 बजे निकला था तो ताप है। ताप रहे थे? मैंने कहा इतनी ठंड भी नहीं है। तापने वाली ठंड नहीं है। अब बेटा पता है आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और हल्के हल्के ऐसा होना स्टार्ट हो जाएगा कि ठंड बहुत कम पड़ा करेगी, गर्मी ज्यादा पड़ा करेगी। आपने रास्ते देखा होगा, अब वो वाली ठंड नहीं पड़ती है जो पहले पड़ती थी। लोग कहते थे कि ठंड से इतने लोग मर गए और इतना ठंड पड़ रहा है कि अब तो नॉर्मल ठंड पड़ता है। हाँ क्या बोला? पहले बहुत मरते थे। क्या कह रहा है ये? कह रहा आप नहीं करता कौन? तुम कह रहे हो। अरे वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है बेटा? नहीं मानी जाएगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐसा लोग कहते थे पहले, बहुत अखबार में आ रहा है ये सवाल है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम मरेगा ना ठंड नहीं पड़ेगी। ये लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया सब बच्चों ने? तो आप लोग बेटा ये समझ गए रेस्पिरेशन क्या है? सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया कि रेस्पिरेशन हम क्या करना है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है और जब ब्रेक डाउन करेंगे तो इसका मतलब क्या मिलेगी हमें? एनर्जी। सही, किस फॉर्म में मिलेगी? एटीपी फॉर्म में मिलेगी। और यहाँ पे सिंपल सा इन्वॉल्व कौन होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। 2 साइकिल हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस, एक पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। तीसरा एक और पढ़ेंगे ईटीएस, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग ये सब समझेंगे। ठीक है, तो हम चैप्टर स्टार्ट करें, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हटा दो इसे, लिख रही हो, लिखो। पानी है किसी को? पानी देना। अभी ठंडा मत पियो बेटा। हो गया? चलो किताब लगाओ, हम लोग से पढ़ते हैं। तो हमको ऐसे एक 30 बनाने होते हैं, वो हम समझेंगे। इसके बाद हमारा फर्स्ट ईयर का एक चैप्टर और बचेगा, उसके बाद सब खत्म। ठीक है, फर्स्ट ईयर। चलो रेस्पिरेशन प्लांट समझते हैं करके कि ये क्या कह रहे हैं। हालांकि जितना मैंने बताया उतना ये लिखा होगा सब कुछ, देख लेते हैं एक बार। देखो ये क्या कह रहा है, एक करके पढ़ते हैं। कह रहा है ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लिव बट व्हाई ब्रीथिंग सो एसेंशियल टू लाइफ। जैसे कोई घर पर आता है, मम्मी कहने लगती है डू नमस्ते डू नमस्ते। सब कस्टमर क्या होता है कि नमस्ते का क्या चल और फ्लेक्सिटी प्रोसेस। नमस्ते हमारे कल्चर में इतना स्पेशल क्यों मानते हैं? ये तो सर इन्हीं ने बिगाड़ा। हाँ सही कह रहा है। अरे इन्हीं ने बिगाड़ा सबसे ज्यादा। चलो यहाँ देखो बेटा, कह रहा है हम लोग ब्रीथ करते हैं और हम क्या रहते हैं? जिंदा रहते हैं। ऐसा हम लोग मानते हैं कि हम लोग ब्रीथिंग करते हैं और हम कैसे रहते हैं? जिंदा। और कह रहा है बाय ब्रीथिंग सो एसेंशियल टू लाइफ व्हाट हैपन व्हेन वी ब्रीथ आल्सो डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट एंड माइक्रोब्स ब्रीथ इफ सो हाउ। पूरे की आंसर कर रहा हूँ। देखो आप लोग एक भाषा में ये कह देते हो कि सांस रुक गई तो आदमी की जिंदगी खत्म, ऐसा बोल देते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ब्रीथिंग के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या खाली ब्रीथिंग काम में आती है? नहीं, ब्रीथिंग तो एक रास्ता है खाली ऑक्सीजन पहुंचाने का हमारी सेल तक।
उसके बाद जो होता है वो मेन है, यानी कि रेस्पिरेशन, जहां से हमें क्या मिलता है, एटीपी मिलता है। ब्रीथिंग, अब ये दूसरा कह रहा है कि बेटा कि अगर ब्रीथ ना करें तो क्या होगा, तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, आपका बॉडी में जो खाना खा रहे ब्रेकडाउन नहीं होगा उसका, और ब्रेकडाउन नहीं होगा तो क्या होगा, आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। आपको खाना खाने का क्या मतलब। दूसरा सुनो, अगले कह रहे हैं क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट से लेके एनिमल तक, क्या सभी ब्रीथ करते हैं, तो मैं कहूंगा नहीं। हम ऐसे बोल सकते हैं ब्रीथिंग करने के लिए आपके पास एक ऑर्गन होना चाहिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होना चाहिए, और बेसिकली प्लांट के पास ऐसा नहीं होता है, वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं थ्रू स्टोमेटा। तो आप लोग अगर ब्रीथिंग की बात करेगा तो किसकी क्या बात करोगे, एनिमल्स की, और अगर गैस एक्सचेंज की बात करेगा तो प्लांट्स की। तो आप लोग ये समझ गए कि सिंपल सा कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन हम क्यों करते हैं, जिससे हमें एटीपी मिल सके। क्या मिल सके, एटीपी, जो भी हम खाना खा रहे हैं। अब आपने सोचो सुबह खाना खाया और आप अभी तक काम कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपका फूड ब्रेकडाउन हुआ होगा, अंदर जाके डाइजेशन हुआ होगा पहले तो, उसके बाद सेल के पास गया होगा, वहां पे आप सांस ले रहे हो लगातार, तो वहां बार बार फूड क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। और ब्रेकडाउन होने के बाद जब आप एटीपी मिल जाते हैं तो वो आप खर्च करते हो। और एटीपी खर्च कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसके अंदर एनर्जी क्या होती है, रिलीज, और वही एनर्जी हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं। अगले कह रहे हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी। आपको बताएं हमें एनर्जी जरूरत पड़ती है, कह रहे फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटी। आप लोग क्या करते हो, डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। कह रहे बीट एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन और इवन ब्रीथिंग। कह रहे वेयर डज ऑल द एनर्जी कम फ्रॉम, ये एनर्जी कहां से आ रही है। तो आप तो ऐसा तो है नहीं कि आप चार्ज हो रहे कहीं से, कि घर पे गए तो प्लग लगाया चार्ज हो गए और फिर उसके बाद चलने लगे, ऐसा तो नहीं करते हो ना। खाना ही खाना पड़ता है, और खाना खाने का मतलब ये नहीं खाना खा लिया और एनर्जी मिल गई। मैंने कहा है खाना खा रही अंदर जाता है तो डाइजेशन होता है पहले, और डाइजेशन होने के बाद हमारी सेल तक पहुंचता है, सेल में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन आता है, सांस लेते हैं, तब उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, तब कहीं जाके हमें एटीपी मिलते हैं, तो वो हम लोग खर्च करते हैं। तो इसका मतलब सिंपल सा ये होगा कि मैं साफ साफ ऐसे बोल सकता हूँ कि एनर्जी ये कहाँ से आ रही है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारी सेल में जो हम खाना खा रहे हैं, सेल में ब्रेकडाउन हो रहा है, वहां से आ रही है। कह रहे वी नो बीट फूड फॉर एनर्जी, हम लोग खाने के लिए खाना खाते हैं, मतलब खाने के लिए एनर्जी के लिए खाना खाते हैं। और कह रहे बट हाउ इज दिस एनर्जी टेकिंग फ्रॉम फूड, और लेकिन एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, तो हाउ इज द एनर्जी यूटिलाइज। डू ऑल फूड गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, नहीं। डू प्लांट ईट, खाना खाते हैं क्या, वो सॉरी प्लांट खाना खाते हैं क्या, नहीं। प्लांट क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, मतलब वो ग्लूकोज बना लेते हैं, उन्हें खाने की जरूरत नहीं है। अगर प्लांट ग्लूकोज ना बनाते तो वो भी खाते होते, लेकिन वो ऐसा उनके पास क्लोरोप्लास्ट है तो वो खाना बना लेते हैं। कह रहे वेयर डू प्लांट गेट द एनर्जी फ्रॉम, तो प्लांट कहां से लेके आते हैं, तो आपको बताया फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगले कह रहे हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट डू दे ईट फूड। तो सिंपल सा बात है कि हम जो खाना खा रहे हैं वहां से हमें क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। प्लांट क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं सनलाइट में, तो उन्हें वहां से एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। यानी कि अल्टीमेट कोई भी लिविंग होगा उसे चाहिए क्या, फूड ही चाहिए, यानी क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। वो कैसे भी किस फॉर्म में ले वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप बेटा ये बताओ क्या सारे जितने भी फूड होते हैं, जो भी हम खाते हैं, सबसे सेम एनर्जी मिलता है, नहीं, सब में अलग अलग एनर्जी मिलता है। जो जैसा फूड होगा उससे वैसा एनर्जी मिलेगा। अगले कह रहा है यू मे वंडर एट द सेवरल क्वेश्चन, ऊपर लिखे हुए कह रहा है दे मे सीम टू बी वेरी डिस्कनेक्टेड, बट इन रियलिटी द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग is very much connected to the process of release of energy from food. Let us try understand how this happen. आप लोग बताओ बेटा, ये कह रहा है कि हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, जो ब्रीथिंग का मतलब हम लोग सांस लेते हैं, जो क्या इसका मतलब है कि हमें एनर्जी मिलती है। हाँ, बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप ब्रीथिंग नहीं करोगे तो आप ऑक्सीजन नहीं लोगे, और ऑक्सीजन नहीं लोगे तो आपका फूड का ऑक्सीजन कैसे होगा, और फूड का ऑक्सीजन नहीं होगा तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। इसका मैं बोल सकता हूँ कि एनर्जी मिलना हमें खाने से और हमारा सांस लेना दोनों एक दूसरे क्या है, रिलेशनशिप में है, समझ गए। अगले कह रहे हैं ऑल द एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ प्रोसेस इज ऑब्टेन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट वी कॉल, जिसे हम क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फूड। अब यहाँ लिखा है मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रो का मतलब क्या होता है, अरे मैंने बताया था जो एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं, या मैं बोल सकता हूँ जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 ज्यादा होता है, या मैं बोल सकता हूँ जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, इसके बाद आपका न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये सब क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और हम लोग ये तो खाते हैं, आप क्या खाते हो, प्रोटीन खाते हो, आप लिपिड खाते हो,
आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, ये सब चीजें खाते हो। कह रहे ओनली ग्रीन प्लांट, बेटा क्या कह रहे हैं, ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया की बात क्या कर रहा है, बीजीए, पता होगा आपको, ब्लू ग्रीन एल्गी कैन प्रिपेयर देयर ओवन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हो, हालांकि इन्होंने गलत लिखा हुआ थोड़ा सा, खाली प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं बेटा। जैसे अगर हम बात करें, क्या यूरेनियम नहीं करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। अगर हम बात करें तो डाइनोफ्लैजिलेट वो भी तो करता है फोटोसिंथेसिस। अगर हम बात करें डाइटम्स वो भी तो करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन इन्होंने वो बताया है सिंपल सा कि बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए और क्या हो गए प्लांट्स, ये सारे के सारे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और सनलाइट से अपना खाना को बनाते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं लाइट एनर्जी कन्वर्ट कर लेते हैं केमिकल में और बेसिकली किस फॉर्म में बनाते हैं, ग्लूकोज फॉर्म में। तो हम में और प्लांट में क्या डिफरेंस रह गया, खाली एक, वो खाना बनाते हैं और हम लोग खाना खाते हैं, बस इतना डिफरेंस है। बकाया सब कुछ हमारे जैसा हो रहा है, जैसे हम लोगों में एनर्जी ब्रेकडाउन हो रहा है वैसे प्लांट में हो रहा है। अगले देखो, क्या है, वी मस्ट रिमेंबर दैट इन ग्रीन प्लांट टू नॉट ऑल द सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन फोटोसिंथेसिस, ओनली सेल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट दैट आर मोस्ट ऑफन लोकेटेड इन द सुपरफिशियल लेयर्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। आपको बताया प्लांट के पास क्या होता है, ऐसा नहीं कि उसके पास, जैसे हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, प्लांट के पास ऐसा नहीं है सिस्टम कोई, लेकिन प्लांट के पास कुछ सेल है स्पेशल जिनके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट होंगे तभी प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसके पास क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। और क्लोरोफिल अगर कहीं पे नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा वो, क्योंकि क्लोरोफिल का काम ही होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, और अगर सनलाइट एब्जॉर्ब ही नहीं होगी तो प्लांट कहां से करेगा फोटोसिंथेसिस। तो सिंपल सा मैं बोल सकता हूँ एक ही लाइन में कि अगर जिसके पास क्लोरोप्लास्ट है वही करता है, कर सकता है फोटोसिंथेसिस, और जिसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, सिंपल भाषा में, ठीक है। अगले देखो, कह रहा है बेटा, हेंस इवन इन ग्रीन प्लांट्स ऑल अदर ऑर्गन्स, टिश्यू एंड सेल दैट आर नॉन ग्रीन नीड फूड फॉर ऑक्सीडेशन। अब आप लोग बताओ मुझे एक बात, आप लोग अगर हो सर कि क्या एनिमल्स को खाने की पड़ती है, नहीं, प्लांट्स को ही पड़ती है। जैसे आपने फंगस एक टाइप का प्लांट ही तो मान लो, तो एनिमल थोड़ा है, लेकिन क्या वो ऑटोट्रॉपिक है, कैसा है, हेटेरोट्रॉपिक। तो सिंपल भाषा में आप लोग एक ही बात ध्यान रखनी है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जिसके पास क्लोरोप्लास्ट है वो करेगा फोटोसिंथेसिस, और जिसके पास नहीं है वो दूसरे के ऊपर क्या रहेगा, डिपेंडेंट, समझ गए। और उसको हम लोग बोलेंगे हेटेरोट्रॉपिक। आप लोग बताओ, फंगस क्या कोई एनिमल है, नहीं, प्लांट ही तो है, और देखा जाए तो बिल्कुल प्लांट है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है बस, इसीलिए वो कैसा होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है। अगर मान लो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता तो हम भी क्या करते, फोटोसिंथेसिस, और हम भी खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, वो सॉरी खाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम अपने आप बना लेते। अब आप लोग ये मत कहना कि सर हम तो बनाते हैं खाना, आप लोग पकाते हो, बनाते नहीं हो। कहीं यहाँ पे जो ज्यादा बच्चे बैठे हैं बोलते हैं सर हम तो बनाते हैं खाना, हम बनाते नहीं हो, किचन में बनाते हो, पकाना होता है, वो बनाना नहीं होता है, समझ रहे हो। आगे देखो, पहली बात तो बनाते नहीं, शांत बैठे हो। कह रहे ए टिश्यू एंड सेल दैट आर नॉन ग्रीन नीड फॉर ऑक्सीडेशन, हेंस फूड हैज टू बी ट्रांसलोकेटेड टू ऑल नॉन ग्रीन पार्ट। अब एक बात और है कि आप पूछ सकते हो कि सर जो ग्रीन पार्ट है चलो वो तो खाना बना लेगा, और जो नॉन ग्रीन पार्ट है वो क्या करेगा, तो उस तक वो फूड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। कह रहे एनिमल्स कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक, मतलब डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए। कह रहे दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली को लिखा है बेटा। बहुत लोग ऐसे होंगे जो पता है क्या कहेंगे, जैसे आप कहोगे कि आप प्लांट के ऊपर फूड के लिए डिपेंडेंट हो, वो कहेंगे नहीं मैं तो चिकन खा लूंगा लाइफ टाइम, प्लांट खाऊंगा ही नहीं। जैसे कि कहने लगे हम चिकन खाएंगे, हम प्लांट नहीं खाएंगे, लो अब तो हम डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। बेटा चिकन जहां से आ रहा है, मुर्गा वो भी तो कुछ खा रहा है, अब क्या खा रहा है वो तो आपको बताइए। दूसरा क्या है, हाँ दाना वाना जो भी खा रहा है, और मतलब अल्टीमेट धरती पे जो भी है उसका फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होगा, प्लांट से ही होगा। तो जिसका डायरेक्ट नहीं होता है उसका कैसा होता है, इनडायरेक्टली। और जैसे हम लोग होते हैं, जैसे बकरी है वो क्या खाती है, घास खाती है, तो इसका मतलब वो कैसा हो गया, डायरेक्टली, समझ गए। तो कह रहे डायरेक्टली
बोलते हैं हम लोग हर्बीवोरस, और जो इनडायरेक्टली होते हैं क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। समझ गए आप लोग? कह रहे अब हम ह्यूमन बताएंगे, देखा जाए ह्यूमन तो बेटा ह्यूमन कहते टॉप पे है, हर्बीवोरस नहीं ह्यूमन, कैसा है, कार्निवोरस भी नहीं है, ओमनिवोरस, क्योंकि हम लोग कहते टॉप पे, हम सब कुछ खा लेते हैं। अब आप कहोगे सर हम खा लेते, मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन अगर ह्यूमन की बात करोगे तो सब कुछ खा लेते हैं। ह्यूमन से चाइना में चले जाओ, वो चूहा भी खा लेंगे, चूहा का तो इंडिया में खा लेते हैं, चूहा तो बहुत लोग, अरे इंडिया में खा लेते हैं भाई, बिहार के लोग खा लेते हैं चूहा, और क्या है, कौन खा रहा है, खा लेता है कोई नहीं, चूहा खाना अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ चूहा खाना अच्छी बात है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ बेटा हर किसी का एक अपना नजरिया होता है, फूड है उसके लिए वो। अब आप लोग ये नहीं कह सकते कि ये चूहा क्यों खा रहे हैं, आप नहीं खा रहे तो आपका वो हेडेक है, लेकिन दूसरा खा रहा है उसे खाने दो, क्या दिक्कत है। अगर आप सोचो चाइना चले गए तो आप क्या करोगे, वहां तो आपको दाल मिलेगी ही नहीं, तो कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। और वहां के लोगों को पता नहीं मगरमच्छ खा लेते हैं, सांप खा लेते हैं, मैंने तो बहुत वीडियो देखे हैं, वो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट उनको तो जिंदा खा लेते हैं नमक लगा के, सही है, तो उनका फूड है, क्या कर सकते हो भाई, उनका अच्छा लगता है उनको। अब जैसे इंग्लैंड में कुत्ता खा लेते हैं अब आपको यहाँ लग रहा है कि यार कुत्ता कैसे खा लेते होंगे, बेटा कुत्ता खा लेते हैं और क्या, इंग्लैंड के लोग, ये आपने पढ़ा भी होगा हैं? और अच्छा एक बात बताओ, आपको अजीब लग रहा है, अब आप बताऊं मैं, जैसे आप लोग मुर्गा खाते हो सकता है कई देश ऐसे हो जहाँ मुर्गा को बहुत मानते होंगे, यार मुर्गा पता नहीं कैसे खा लेते होंगे, तो उनको अजीब लगता होगा सुनते हुए, अरे मुर्गा खा लेते हैं, जैसे आप कह रहे हो कुत्ता खा लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है कि वो उतरे कहाँ पे रहो। इसका मतलब ये नहीं फूड से नहीं है कि आप फूड क्या खा रहे हो, भाई फूड तो आपको पता नहीं है, ऐसे लोग रहते हैं मजबूरी में सब कुछ खाना पड़ता है। जो आर्मी वाले ट्रेंड कमांडो होते हैं, कमांडो, उनसे नहीं धर्म जाति हम लोग पता है क्यों बनाए पड़े हैं, लो लेवल के लोग हैं, जिस दिन तुम हाई सोसाइटी में पहुंचोगे सब खत्म कर दो, हो जाएगा ये कि हम हिंदू तुम मुसलमान है, सिख ईसाई क्या कौन क्या हो, क्योंकि ये लो लेवल के लोग चलाए पड़े हैं खाली, जिसके होता है गरीबी है, गरीबी रेखा नीचे आते हैं, वो ज्यादा मानते हैं कि नहीं मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। जब आप पहुंचोगे ऊपर लेवल में तो आप कुछ नहीं सोचोगे। आप बताओगे अच्छे रेस्टोरेंट जाते हो, आप पूछते हो कि बेटर किस कास्ट का है, अरे सर वो तो आराम से खाना खाते हो। सुनो पहले, दूसरा बेटा जब कमांडो भी बन रहा है, कोई कमांडो बन रहा है वहां उससे नहीं पूछा जाएगा कि तुम नॉन वेज वेजिटेरियन नॉन वेज, उसे सिखाया जाएगा बेटा कि अगर तुम फंस गए कहीं पे तो जिंदा मुर्गा कैसे खाना है, और उसे खाना ही पड़ेगा। ऐसे आपने बहुत सारे केस देखे होंगे जहाँ पे लोग फंस गए तो उन्होंने सांप को पकड़ना सिखाया जाता है कि अगर आप जैसे अगर एक कमांडो ट्रेनिंग ऐसी नहीं होती है, बहुत तगड़ी की ट्रेनिंग होती है, वो ऐसे तक ट्रेनिंग दे सकते हैं कि तुम्हें 20 दिन के लिए छोड़ देंगे जंगल में, अब तुमको बाहर से कुछ भी नहीं दिया जाएगा, एक जंगल है और बांध में छोड़ दिया, अब तुम कैसे क्या करते हो, कैसे रहते हो, क्या करते हो, सर्वाइव करके दिखाना है 20 दिन, तो तुम्हें सर्वाइव करना। अब तुम बताओ वहां क्या खाओगे, जो मिलेगा उसे खाना पड़ेगा, तो उन लोगों के लिए कुछ नहीं होता, समझ गए। तो हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास वैरायटी ऑफ फूड ज्यादा है। अगर आपके पास एक दो वैरायटी होती तो आप ये नहीं करते कि क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, समझ गए। चलो अगले बढ़े। अब कह रहा है बेटा सैप्रोफाइट्स लाइक फंजाई हो गए आर डिपेंडेंट ऑन डेट एंड डीकेइंग मैटर। पता है आपको फंजाई कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज दैट अल्टीमेटली ऑल द फूड दैट इज रिक्वायर्ड for life process comes from photosynthesis. This chapter deals with cellular respiration or the mechanism of breakdown of food materials within the cell to release energy and the trapping of this energy for synthesis of ATP. तो सिंपल सा कह रहा है कि बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जो हेटेरोटॉपिक होते हैं, बाहर से अपना खाना लेके आते हैं, खाते हैं और उसको ब्रेकडाउन करते हैं। प्लांट क्या करता है, सिंपल सनलाइट से क्या करता है, उससे अपना फूड बना लेता है फोटोसिंथेसिस थ्रू, और उसके बाद उसका प्रोसेस जो होगा वो सेम होगा, ऐसा ही होगा उसके अंदर भी और हमारे अंदर भी। साफ साफ ब्रेकडाउन होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा, क्रेब साइकिल होगा, उससे क्या मिलेंगे, एटीपी मिलेंगे, और उसको हम लोग क्या करेंगे, खर्च करेंगे। अगले कह रहा है फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट। अभी बार-बार क्यों बता रहा है, अभी हम चैप्टर पढ़ के आए। इन द यूकैरियोट्स whereas the breakdown of complex molecule to yield energy take place in the cytoplasm and in the mitochondria। बता चुका हूं मैं, also only in eukaryotes। अब ये यूकैरियोट क्यों बोल रहा है बेटा, क्योंकि गधो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें होता है, यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, मीसोसोम।
माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो ये मैं सिंपल भाषा में आपको बता दे रहा हूँ, कोई खाना बनाए या बाहर से लेके आए वो अलग मैटर है। अब ये मत कहना बाहर से होटल से लेके आए, अब बाहर से खाए, सही है मतलब प्लांट से खाएं। सिंपल सा यूकैरियोट्स अगर रेस्पिरेशन करेंगे तो उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होने चाहिए, और अगर प्रोकैरियोट करेंगे तो उनके पास क्या होना चाहिए, मेसोसोम। प्रोसेस सबका क्या है, सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं। अगले क्या है, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। क्या होता है, जब कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो क्या है, रिलीज ऑफ कंसिडरेबल क्या होता है, एनर्जी, और उसी को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन। समझ गए? तो सिंपल भाषा में ये कह रहे हैं कि अगर हम फूड खाया, आपको पता है ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करना है हमें, और ब्रेक डाउन करके जो एटीपी मिलेगा हमें, वही क्या होता है, रेस्पिरेशन। समझ गए? अगले देखो, कह रहे थे कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर नोन एज, इनको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। मतलब जो भी रेस्पिरेशन में हेल्प वो इन्वॉल्व होते हैं उनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जैसे प्रोटीन क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब आपको हम लोहा खा ले तो क्या एनर्जी देगा वो आपको? मैंने पता नहीं केस सुना था अभी, तो उसमें पता है क्या था, उस व्यक्ति ने पता नहीं उसको कौन सा डिजीज हो गया था, उस व्यक्ति के पेट में निकला बहुत सारा लोहा, चम्मच पता नहीं क्या निकला, उसने खा लिए थे और वो जिंदा भी था, सोचो। तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको ऐसे एक्सेप्शन देखने को मिल जाएंगे कि आप तो सोचोगे ऐसा हो सकता है क्या। जैसे मैंने एक केस सुना था, एक फीमेल थी, उसके लीवर में बच्चा डेवलप हुआ, लीवर में। अब ये केस अनोखा नहीं है बिल्कुल? हाँ, होता है सर। होता नहीं है, एक्सेप्शन है। सर आपने वो देखा है जिसकी आंख की लगी तो 14 डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन करके सफलता पाई है। अरे सफलता पाई मैं बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन मिलेंगे जो आपको रियल में साइंस में नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि लीवर में बताओ स्पर्म कहाँ से गया, तो आप क्या कहोगे, या वो एग कहाँ से आए हो? तो मेन चीज जब बच्चा है तो केस मिला है, शायद हैदराबाद का केस है ये, मैंने खुद नीचे देखी थी वो। तो है ऐसे एक्सेप्शन है, होने में कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग साइंस के लिए बता करूँगी, मैं कंफर्म हूँ। मैंने एक बात आपको सिखाई है, आप लोग ध्यान रखना है, आप लोग साइंस के लिए हमेशा बहस नहीं करनी है कि नहीं मैं कंफर्म हूँ 100%, या लिख देना है कि मैं 100% कंफर्म हूँ। आपने देखा होगा, मैं भी ये मान लेता हूँ कि आप ठीक कह रहे हो जब तक मैं कंफर्म नहीं होता। सही है? और अच्छे एजुकेशन मतलब एजुकेट बच्चे की यही पसंद वो होती है कि उसे सब कुछ दावा नहीं करना है, मान लेना है। जैसे आपने देखा नहीं है, जैसे कुछ लोग कहते हैं भगवान है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। तो अगर आप जानते नहीं कंफर्म तो दावा मत करो, और आप लोग अगर नहीं मानते हो तो ये मत कहो कि नहीं है। आप लोग मान लिया करो, हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, बस बीच में हम खड़े हैं। अगर मम्मी कह देंगे तो पूजा भी कर लेंगे, और जब हमारा कोई हमें बहुत काम करना है तो नहीं करेंगे, क्या दिक्कत है? सही बात है। सही है? दावा नहीं ठोकने किसी चीज का। ऐसे कुछ लोग होते हैं आस्तिक, कुछ होते हैं नास्तिक, लेकिन आप लोग रहा करो वास्तविक। वास्तविक का मतलब होता है जो लग रहा है वो है, नहीं लग रहा है। जैसे आप पढ़ने के लिए जाओगे तो वहां देखोगे फिर तो आपको लगेगा इस बार है, और जब आप मेहनत करोगे आपको 1 नंबर से रह गया या 2 नंबर से नीट में रह गया तो आपको आप ही बोलोगे कहीं नहीं है भगवान, चलो अपना काम करते हैं, मेहनत करते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं बेचारे, इतनी मेहनत करने के बावजूद और इतनी गरीबी में पलने के बावजूद एक आदमी उनका घर का दुखी होगा, लेकिन 1 नंबर से रह जाएंगे, कोई सरकारी नौकरी नहीं जाएगा, तो वहां लगता है फिर भगवान कहाँ है। दूसरा, एक बच्चा पैदा हुआ है, अगर उसका 6 महीने 1 साल बाद कोई आपदा आई और उसकी डेथ हो गई, तो बताओ भगवान कहाँ से है फिर? अभी उस बच्चे ने तो कोई काम नहीं किया है, तो छोटा है इतना ज्यादा। तो कुछ चीजें देखोगे तो नहीं लगेगा, और कुछ चीजें देखोगे तो लगता है। जब हम तो मान लिया करो है भी और नहीं भी है, दोनों पर चलेंगे। ऐसा कोई दावा नहीं करना है कि नहीं है। सही है? वो चीजें। अगले देखो, कह रहे यूजुअली कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज। कहां पे थे? हाँ, यूजुअली कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी, बट प्रोटीन, फैट एंड इवन organic acid can be used as respiratory substances in some plant under certain condition during oxidation within a cell। जब क्या होता है बेटा, सेल के अंदर ऑक्सीजन होता है तो कह रहा है all the energy contained in respiratory substrate is not released from free into the cell or in a single step। ये कोई सिंगल स्टेप में नहीं होता है। आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस कितना स्टेप प्रोसेस है? 10 स्टेप। इसके बाद आपको पता है लिंक रिएक्शन होता है, इसके बाद क्रेब्स साइकिल होता है, तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है।
कह रहा है बेटा इट इज रिलीज इन अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप बाय रिएक्शन कंट्रोल बाय एंजाइम्स। आपको पता है एंजाइम्स का कंट्रोल होता है। और कह रहा है एंड इट इज ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किस फॉर्म में होता है? एटीपी फॉर्म होता है। कह रहा है हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द एनर्जी रिलीज बाय ऑक्सीडेशन इन रेस्पिरेशन इज नॉट रेदर कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली बट इज कह रहा है बट इज यूज्ड टू सिंथेसिस एटीपी व्हिच इज ब्रोकन डाउन व्हेनेवर and wherever energy need to be utilized, hence ATP acts as the energy currency of the cell। आपको पता है कह रहा है this energy trapped in ATP is utilized in various energy requiring process of the organism and the carbon skeleton produced during respiration is used as procedure for biosynthesis of other molecules in the cell। अरे सिंपल सा मतलब ये कहना चाह रहा है कि हम लोग ATP खर्च भी करते हैं, ATP को जरूरत हमारे बॉडी बनाने के लिए लगता है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिसमें क्या खर्च होता है ATP। और हम लोग ATP किस प्रोसेस से बनाते हैं? वो होता है तुम्हारा रेस्पिरेशन। ठीक है, चलो आगे करें टू प्लांट्स ब्रीथ। क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं बताओ? अरे ब्रीथ का मतलब वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है वेल द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट क्विक सो डायरेक्ट। यस प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है, टू अकर एंड दे आल्सो गिव आउट CO2। हेंस प्लांट हैव सिस्टम इन प्लेस दैट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। कह रहा है प्लांट्स अनलाइक एनिमल्स हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर गैसियस एक्सचेंज बट दे हैव स्टोमेटा। इनके पास क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। और क्या होता है? लेंटिकल्स। कह रहा है फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए देयर आर सेवरल रीजन व्हाई प्लांट्स कैन गेट अलोंग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। फर्स्ट, ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओवन गैस एक्सचेंज नीड। देयर इज अ वेरी लिटिल ट्रांसफर ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर। सेकंड, प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैस एक्सचेंज। रूट स्टेम एंड लीफ रेस्पिरेट रेट फॉर लोअर देन एनिमल डू ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अच्छा एक बार बताओ आप लोग, पहले मेरी बात सुनो। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि प्लांट को इतनी जरूरत पड़ती है सांस लेने की, क्या एनिमल को उतनी पड़ती? वो सॉरी, जितनी एनिमल को पड़ती है कि प्लांट को उतनी पड़ती है? नहीं, क्योंकि बेटा प्लांट तो ये काम देखो, एक बार बताओ, प्लांट तो उल्टा हमें ऑक्सीजन दे रहा है। नहीं आता आपको? प्लांट क्या कर रहा है? हमें ऑक्सीजन दे रहा है, उसको CO2 चाहिए, इसलिए वो करता है ये गैस एक्सचेंज। बकाया प्लांट चाहे तो उसके पास तो ऑक्सीजन खुद ही है। अरे प्लांट के पास खुद नहीं ऑक्सीजन, क्या जो सनलाइट से ब्रेक डाउन कर वो वाटर के स्प्रेडिंग से बन रहा है ऑक्सीजन, वो प्लांट खुद यूज कर सकता है, लेकिन उसको CO2 चाहिए होता है और ऑक्सीजन हमको देना पड़ता है। इस चक्कर से कैसे एक्शन होता है, वरना प्लांट को बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं है कि प्लांट के पास अगर तुम गैस स्टोमेटा बंद कर दोगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अरे आप लोग बताओ बेटा, क्या प्लांट रात में स्टोमेटा क्या ओपन रहते हैं? कैसे रहते हैं? क्लोज रहते हैं, तो क्या प्लांट सर्वाइव नहीं करता है? करता है। तो इसका मतलब, लेकिन हम अगर चाहें कि रात में हम सांस नाक बंद सो रहे हैं, सो सकते हो क्या? ट्राई किया किसी ने? अब क्या तो करना ही समझ रहे हो? तो क्या तो आप लोग खुद समझदार हो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, हमें चाहिए, लेकिन प्लांट को ऐसा कुछ नहीं है। प्लांट को CO2 चाहिए होता है, इसलिए वो स्टोमेटा अपने ओपन कर लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। समझ गए आप लोग? क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन खुद की होती है, मतलब खुद ही होती है उसके पास, क्योंकि वो लाइट एनर्जी से नॉन साइक्लिक से बना रहा है और बल्कि हमें दे रहा है उल्टा। तो आप समझदार हो। अगले कह रहा बेटा ईच लीफ इज बेटर एबल टू टेक केयर ऑफ इट्स आवर नीड्स ड्यूरिंग दीस पीरियड्स। बिहाइंड सेल फोटोसिंथेसिस अवेलेबिलिटी ऑफ O2 इज नॉट अ प्रॉब्लम इन दिस सेल सिंस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द सेल। थर्ड, कितना बड़ा पैरा है ये? कह रहा है डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्कि प्लांट इज नॉट ग्रेट। ईच लिविंग सेल इन अ प्लांट इज लोकेटेड क्लोज टू द सरफेस ऑफ द प्लांट। This is true for leaf, you may ask, but part about thick body, stem and roots. In stem, the living cells are organized in thin layer inside and beneath the bark. They also have opening called tentacles. आपको पता है, अगर कोई प्लांट मोटा है, आपने देखा होगा, अगर उसका बहुत मोटा प्लांट है और उसकी सेल को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, तो वो क्या करते हैं? आपने देखा होगा, वो फट जाते हैं बीच बीच से, होता नहीं होता है, दरारें फट जाती हैं, तो उसको बोलते हैं लेंटिकल्स। क्या बोलते हैं? और उसके थ्रू प्लांट क्या करते हैं? लेते हैं।
दूसरा बेटा लीफ को इतनी ज्यादा जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लीफ तो खुद ही फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लेकिन जो पार्ट फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, सही है, तो वहां पे उन्हें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन चाहिए तो वो लेंटिकल्स की तरफ भी ले लेते हैं और किस तरफ ले लेते हैं, यानी कि हाँ बार को ऊपर होता है, और दूसरा हम लोग स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। तो स्टोमेटा और लेंटिकल्स दोनों के थ्रू क्या करते हैं, प्लांट गैसीय सेक्शन करते हैं। एनिमल को हमेशा रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन प्लांट को ऐसा नहीं है कि हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है ऑक्सीजन की, ठीक है। अगले सेल इन द इंटीरियर आर डेड एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट, thus most cell of a plant have at least a part of the surface in contact with air. This is also facilitated by the loose packing of parenchyma cell in leaf, stem and root, which provide an interconnected network of air species. अच्छा एक बात और है कि प्लांट को अगर एक बार सोचो, प्लांट है कोई, हम लोग तो एक्टिविटी करते हैं ना बहुत ज्यादा, एक्टिविटी का मतलब हम लोग बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन प्लांट क्या काम करता है, तो उसे ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन एनिमल को एनर्जी चाहिए होती है हर हाल में। क्या है, द कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज व्हिच प्रोड्यूस CO2 एंड H2O एज एंड प्रोडक्ट यील्ड एनर्जी मोस्ट ऑफ व्हिच इज गिवन आउट एज हीट। तो देखो यहाँ पे ये ग्लूकोज है बेटा, क्या है, और ये क्या है, ऑक्सीजन। तो ये कन्वर्ट किसमें हो गया, CO2 में, वाटर, और किसमें, एनर्जी में। अब ये क्या हो गया, रेस्पिरेशन, क्या हो गया, रेस्पिरेशन, ठीक है। चलो अगले बढ़े। अब अगले देखो क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा if this energy is to be useful to the cell, it should be able to utilize it to synthesize other molecules that all the cell require। यानी कि सेल को चाहिए होता है वो इस एनर्जी का यूज करते हैं। कह रहे थे स्ट्रेटजी दैट द प्लांट सेल यूज्ड टू कैटाबोलाइज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन सच अ वे दैट नॉट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी गोइज आउट एज हीट। द की इज टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट इन वन स्टेप बट इन सेवरल स्मॉल स्टेप एनेबलिंग सम स्टेप टू बी जस्ट large enough such that the energy released can be coupled to ATP synthesis. How this done is essentially the story of respiration। मतलब रेस्पिरेशन क्या होता है, बार बार कि बहुत सारे स्टेप में बनता है एटीपी, और प्लांट की कहानी बता रखी है इसको इंटरेस्ट ने। अगले देखो कह रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन यूटिलाइज एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज होता है। कह रहा है कंबक्शन रिएक्शन रिक्वायर ऑक्सीजन बट सम सेल लिव वेयर ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी अवेलेबल। अब आपको पता है कुछ सेल ऐसे होते हैं ऑक्सीजन हो या ना हो तब भी वो करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा था ईस्ट के ईस्ट में होता है, ऐसी माइकोप्लाज्मा, पता है आपको, माइकोप्लाज्मा में वैसा होता है, मतलब एनारोबिक की बात कर रहा है। तो कह रहा है कैन यू थिंक ऑफ सच सिचुएशन एंड ऑर्गेनिज्म वेयर O2 इज नॉट अवेलेबल। कह रहा है देयर आर सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट द फर्स्ट सेल्स ऑन दिस प्लेनेट लिव्ड इन। अब आप लोग बताओ बेटा, अगर सबसे पहले धरती पे आए होंगे तो कौन आए होंगे, आप लोग खुद बताओ, एनारोबिक आए होंगे, एनारोबिक आए होंगे, क्योंकि बेटा एनारोबिक आए होंगे तभी एरोबिक बने होंगे। ये तो आप समझदार इतना सोच सकते हो, क्योंकि जब तक वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी तो ऑक्सीजन कहां से बना मिला होगा, ऑक्सीजन मिला नहीं होगा तो पहले कौन आए होंगे, एनारोबिक। समझदार हो आप लोग, प्लांट एकदम तो नहीं आए होंगे ना, प्लांट तो काफी बाद में आए। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सबसे पहले एनारोबिक, उसके बाद एरोबिक, और एनारोबिक में भी सबसे पहले कौन, प्रोकैरियोट्स, और उसके बाद यूकैरियोट्स, ठीक है। अगले कह रहे हैं, तो देखो क्या कह रहे हैं, even among present day living organisms we know of several that are adapted to anaerobic condition. Some of these organisms are facultative, obligate, and though anaerobes vary whether the requirement for anaerobic condition is obligate in any case all living organisms। अभी बेटा एक बार बताओ, enzymatic mechanism to partially oxidize glucose without the help of oxygen, this breakdown of glucose to pyruvic acid is called glycolysis। तो glycolysis में ऑक्सीजन जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि देखो एनारोबिक दो टाइप के होते हैं, एक तो वो होते हैं जो कहते हैं पूरी तरीके से ऑक्सीजन पर डिपेंड होते हैं, वो ऑक्सीजन पर डिपेंड नहीं रहते हैं, एक वो होते हैं जो पार्शियली होते हैं और वैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी एनिमल है, लेकिन एनारोबिक का मतलब सिंपल सा हुआ है जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत कोई ज्यादा नहीं है, और बेसिकली अगर देखा जाए तो उसके बाद धरती में जो भी है वो कैसा है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, यानी कि उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा एक साइकिल आता है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर आपसे कहा जाए कि स्टार्टिंग में जो रेस्पिरेशन होता है, सबसे पहला जो साइकिल होता है वो कौन सा होता है,
ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा अगर आपसे मैं कहूं कि ग्लाइकोलाइसिस सब में होता है तो आप बोलोगे हाँ सब में होता है। सब में मतलब हर एनिमल में होता है, क्योंकि कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। कहाँ होती है बेटा? उसके बाद जो पायरुविक एसिड बनते हैं वो डिसाइड करेंगे कि एरोबिक है या फिर एनारोबिक है। अगर एरोबिक है तो माइटोकॉन्ड्रिया बच जाएंगे, और एनारोबिक है तो उतना ही एनर्जी मिलेगा, उसके बाद इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। मैंने इसीलिए आपको बताया था कि कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए क्या होना चाहिए, एरोबिक होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होना चाहिए। तो ग्लाइकोलाइसिस से पहले हमने बात नहीं करनी है कि एनारोबिक या एरोबिक। जब हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लेंगे उसके बाद ही हम बात करेंगे कि कौन है एरोबिक और कौन है, या एरोबिक कैसे होगा और एनारोबिक कैसे होगा। जैसे आपको बताओ ग्लाइकोलाइसिस के बाद ही बेटा हेडिंग पड़ा हुआ होगा, देखो ये फर्मेंटेशन क्या है, एनारोबिक, और इसके बाद जो अब हेडिंग पड़ा होगा वो पड़ा होगा एरोबिक। समझे बात को? इसका मतलब एरोबिक और एनारोबिक कहां से डिसाइड होता है, पायरुविक एसिड के बाद से। ग्लूकोज से जब तक पायरुविक एसिड बन रहा है, यानी कि साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, तब तक हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। हम लोग मान के चलेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है साइटोप्लाज्म में और इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है किसका, ग्लूकोज का। अब यहाँ पे होता क्या है, वैसे तो मैं आपको ये बता चुका हूं, अगर इसकी हम बात करें तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। ये तुम्हारा क्या है बेटा, ग्लाइकोलाइसिस है। क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। ये समझते हैं पहले थोड़ा सा, तो आप पहले इसके बारे में कुछ बातें समझो। पहली बात, ये एक ही सेल में होता है, हर सेल में होता है, पहली बात। दूसरी बात बेटा, ये 10 स्टेप रिएक्शन होता है। कितना होता है, तीसरा, इसको हम लोग ईएमपी पाथवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईएमपी पाथवे क्यों बोलते हैं, क्योंकि 3 साइंटिस्ट थे, कौन से, एम्बेडन और पार्नस और मेयरहॉफ। ठीक है, इन तीनों के नाम से हम लोग बोलते हैं इसको ईएमपी पाथवे। इस साइकिल से बेटा इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। कैसा होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। और मैं ऐसे बोल सकता हूं, पांचवी बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हमें एटीपी मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, 2 एटीपी मिलते हैं, और 2 क्या मिलते हैं हमें, NADH2। ये ध्यान रखना है आपको। अगर देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। अगर वो आपसे ये कहे कि बताओ हमें ओनली कितने एटीपी मिलते हैं, तो आप बोलोगे 2 एटीपी। अगर वो हमसे कहने लगे बताओ नेट गेन एटीपी कितना होता है, तो आप बोलोगे 8 एटीपी, क्योंकि ये भी कन्वर्ट बाद में किसमें होंगे, एटीपी में। तो कितना हो जाएगा, 8। अगर वो आपसे कहे कि ओनली एटीपी बताओ, तो 2 एटीपी। अगर वो ये कहे कि बताओ एटीपी कितने फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो कितने हो रहे हैं, 4। कितने हो रहे हैं, नहीं मैं पूरी ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर वो कहने लगे कि इन रेस्पिरेशन, मैं वैसे मुझे पता है 2 मिलते हैं। हाँ, अगर जैसे वो ऐसे कहने लगे इन रेस्पिरेशन, सही है, और वो कहने लगे कि जैसे टोटल 38 की बात कर रहा है, और वो कहे कि बताओ हमें इससे किससे मिलेंगे, तो आप 8 ही बताओगे। लेकिन खाली वो ग्लाइकोलाइसिस की बात करेगा, ओनली ग्लाइकोलाइसिस, तो नेट तो 2 एटीपी मिलेंगे, क्योंकि NADH2 बाद में मिलते हैं लेकिन जुड़ेंगे तो इसी में। अगर आपसे कोई ये कहेगा तो हमें टोटल एटीपी कितने मिलेंगे, अगर वो बोले 1 मोल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, हाँ, तो 2 एटीपी। तो 2 एटीपी। हाँ, अगर वो टोटल रेस्पिरेशन की बात करेगा, 2 पायरुविक एसिड हो गई ना उसमें, मतलब हाँ, तो हमें 2 एटीपी मिलेंगे। और अगर वो ऐसे बोल रहा है कि टोटल, सुनो, पूरे रेस्पिरेशन में 38 में से हमें ग्लाइकोलाइसिस कितने मिले, तो आप कितने बोलोगे, 8। ठीक है, ऐसी कितने एटीपी यहाँ खर्च हो जाते हैं, तो कितने होते हैं, 2। लेकिन फॉर्मेशन कितना होता है, 4 एटीपी का। अगर इतनी बातें आपको बताएं तो लगभग ये इसमें आपका क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा। दूसरा बेटा क्या होता है, ये साइकिल एक बार हम लोग समझ लेते हैं है क्या, कैसे हमें पढ़ना है। ठीक है, बैटरी लो, किसमें बैटरी दिखा रहे हैं, 20%। ओके कर दो, और ऑप्शन आता होगा ना, क्लोज वाला है, क्लोज कर दो बेटा। यहाँ देखो, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, पहली बात आप थोड़ी ये समझ गए इसकी ग्लाइकोलाइसिस की। अब एक बार साइकिल को समझते हैं, बच्चों को कठिन लगती है, बहुत सिंपल साइकिल है। कैसे देखो बेटा, आप लोग बताओ ये ग्लूकोज कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में है, और कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, सही है। हमें सबसे पहले क्या होता है, हमें एक एटीपी खर्च करना पड़ता है, करना पड़ता है एटीपी खर्च। आप लोग बताओ, अगर आप लोग वो कार्बन कार्बन की चेन है, और अगर वहां पे खर्च का मतलब होता है फॉस्फेट जोड़ना, और आप लोग फॉस्फेट जोड़ोगे तो उसको क्या बोलोगे बताओ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट।
क्योंकि छठे कार्बन क्या जुड़ जाता है? फॉस्फेट। पहले स्टेप समझ गए? यस। सबसे पहले ग्लूकोज है, हमें उसके साथ क्या जोड़ना है? फॉस्फेट जोड़ना है, सही है। और तो अगर फॉस्फेट कहाँ से लेके आओगे बताओ? पहले एटीपी खर्च करोगे, और पहले स्टेप में क्या होता है? एटीपी खर्च होता है, और खर्च होगा इसका मतलब एक फॉस्फेट किससे जुड़ जाएगा? ग्लूकोज के साथ। तो हम उसका नाम क्या लेंगे? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। हम लोग 6 फॉस्फेट बेटा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक फॉस्फेट जुड़ गया, और जुड़ गया इसका मतलब यहाँ पे आप लोग समझदार हो, क्या कर चुका होगा? एटीपी। और इस एंजाइम का नाम पता है क्या है? हेक्सोकाइनेज। और एक बात ध्यान रखना, ये एंजाइम याद रखना आपको, क्योंकि बेटा फर्स्ट वाला एंजाइम को पूछ सकता है। एक ये ध्यान रखना, और एक आप लोग यहाँ याद रखना, एल्डोलेज। ये 2 एंजाइम याद रखना खाली, बकाया कुछ ज्यादा मत रखना, खाली 2 याद रखना एंजाइम, ठीक है? एक कौन सा? हेक्सोकाइनेज, दूसरा एल्डोलेज। बेटा आप लोग ये बताओ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। यस। अब ये 6 कार्बन है, और हमको अगले जाके तोड़ना है 3 कार्बन में, तो इसे कन्वर्ट हमें करना पड़ता है फ्रक्टोज में। किसे करना पड़ता है? मतलब हमें इसका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट करना पड़ता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। इसका मतलब ये आइसोमर नहीं है, क्या है? और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा आइसोमेरेज। कौन सा होगा? आइसोमेरेज। अच्छा, आइसोमर किसे बोलते हैं ये बताओ पहले मुझे। जिसका पोजीशन चला बोलिए। आइसोमर में बोलते हैं जिनका एक क्या अरे स्ट्रक्चर सेम रहता है, क्या बोलते हैं? और फॉर्मूला चेंज होता है, क्या ऐसे कुछ होता है? ऐसे वाला केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। स्ट्रक्चर सेम होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ये उल्टा बोल रही हूँ। हां, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से होता है, स्ट्रक्चर इससे चेंज हो जाता है। हाँ ठीक है, उन्हें बोलते हैं आइसोमर। तो ये बताओ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया? अभी को और कुछ तो नहीं हुआ है, ध्यान सुनना, देखो क्या हुआ। पहले ग्लूकोज था, उसको एक फॉस्फेट दिया, कन्वर्ट किसमें हो गया? क्योंकि 6 फॉस्फेट जुड़ गया ना छठे पोजीशन पे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद हमने क्या किया? उस आइसोमर चेंज कर लिया, मतलब आइसोमेरेज एंजाइम द्वारा, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो गया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। समझ रहा? ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहे हैं लोग, क्लियर है इतना? अब बेटा फिर से हमें एक एटीपी खर्च करना पड़ेगा। यहाँ भी हमने खर्च किया है, और यहाँ भी क्या किया है? खर्च किया है। जो 2 एटीपी खर्च होती है वो स्टार्टिंग में हो गए। अब आप लोग बताओ, ग्लूकोज वो सॉरी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, आपने एक फॉस्फेट और जोड़ दिया, तो आप लोग क्या, अब फर्स्ट कार्बन में भी फॉस्फेट होगा और छठे कार्बन में भी क्या होगा? फॉस्फेट। तो हम इसको बोल देंगे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। क्या कठिन लग रहा है अभी तक? 2 फॉस्फेट जोड़े हैं, एक हमने जोड़ा था ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और एक कहाँ जोड़ा? जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था उसके पास जोड़ दिया, तो ये हो गया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। मतलब हुआ कि फ्रक्टोज के पहले कार्बन में भी फॉस्फेट लगा हुआ है और छठे कार्बन में भी फॉस्फेट है। समझ गए? इसीलिए बोल रहे हैं 1,6। क्लियर हुआ? अब बेटा हमने कन्वर्ट फ्रक्टोज को क्यों किया था? जिससे हम 2 पार्ट में ब्रेक डाउन करते हैं 3 कार्बन के। अब हम क्या करेंगे? एक एंजाइम होता है एल्डोलेज। कौन सा होता है? और एल्डोलेज एंजाइम के द्वारा एक को कन्वर्ट कर देंगे हम एल्डिहाइड में, और एक को कर देंगे कीटोन में। और ये कितने कार्बन होगा? 3 कार्बन। देखो आपसे अगर इससे पूछेगा वो, ये देखो बेटा ध्यान सुनो, एक तो वो आपसे इस साइकिल से ये पूछ सकता है कि बताओ कहाँ एटीपी खर्च हुए हैं। दूसरा वो एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताओ यहाँ पे कौन से एंजाइम ने 3 कार्बन के 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, एल्डिहाइड और कीटोन, तो एल्डोलेज एंजाइम ने। दूसरा वो आपसे ये पूछ सकता है कि एटीपी कहाँ, अभी तक हमें मिलेगा एटीपी? अभी तक तो खाली खर्च हुए। अब मैं यहाँ तक की पूरी कहानी, ये मैं इतना आराम से समझा रहा हूँ, इससे आपको याद हो जाएगा। बच्चों को कठिन लगता है ना ग्लाइकोलाइसिस। सुनो, अभी तक हमने क्या किया है? बोलो मत। ग्लूकोज था, एक फॉस्फेट दिया, उसको क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, छठे कार्बन दिया है। अब आप लोग बताओ फॉस्फेट कहाँ से लेके आएंगे? एटीपी खर्च होगा, तो एक एटीपी हमने खर्च कर दिया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, आइसोमर बनाएंगे, और उसका क्या कन्वर्ट कर देंगे? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। क्यों किया? क्योंकि फ्रक्टोज आसानी से ब्रेक डाउन हो जाएगा 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में। इसके बाद बेटा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, उसमें एक फॉस्फेट हमने और जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, यानी कि एक फॉस्फेट फर्स्ट कार्बन पर एक। अब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को क्या करेंगे? ब्रेक डाउन, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन में। तो इसका मतलब वहां पे एंजाइम कौन सा है? एल्डोलेज। ध्यान रखना। और बेटा एल्डोलेज है, तो इसका मतलब 2 में टूट गया। अब यहां से जो हम लोग बोलेंगे, यहां से अब ये 2 मॉलिक्यूल होंगे सारे, क्योंकि सेम यही साइकिल चल रहा है।
तो हम इधर क्यों जा रहे हैं, एक ही दिखा दे रहे हैं खाली, यस, इसीलिए अब क्या होंगे 2। कहां से, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में देखो रिवर्स में लिखा हुआ है, इसके अगले कंपाउंड सेम सेम होंगे बिल्कुल, तो इसका मतलब हम इधर ना दिखा के कहां दिखा दे रहे हैं, एक तरफ। अब आप लोग बताओ बेटा, ये देखो ये एल्डिहाइड है और हमें कन्वर्ट किसमें करना है, एसिड में, तो आप लोग बताओ क्या NH2 नहीं मिलेगा हमें? जब मैंने एसिड से एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया था पहले, आपको ध्यान होगा, तो मैंने वहां NH2 खर्च किया था, ध्यान है आपको, रिडक्शन हो जाता। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो मतलब हम क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर रहे हैं एसिड में, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, NDH मिलेगा, यानी कि हाइड्रोजन देना पड़ेगा, समझ गए आप लोग? तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कितने मिल जाएंगे, 2। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब हम एक फॉस्फेट हटाएंगे इससे, कितना हटाएंगे, एक। तो ये बताओ अब कितना बचेगा, ये 1 वाला हट जाएगा तो बचेगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब हमें एक एटीपी मिला और ये 2 बार चलेगा तो कितने मिल जाएंगे, 2 एटीपी मिल गए और 2 क्या मिल गए, NH2। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो गया, इसके बाद ये कन्वर्ट किसमें होता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, और 2 फॉस्फोग्लिसरेट से हमें वाटर निकालते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से फिर हमें मिलता है एक एटीपी, और दो जगह 2 मिलेंगे, और ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, पायरुविक एसिड में, और 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2। सही है? तो आप लोग बताओ बेटा, 2 एटीपी हमें यहाँ मिले, 2 एटीपी यहाँ मिले, टोटल कितने मिले, 4 एटीपी, और 2 एटीपी क्या हो गए थे, खर्च, तो नेट गेन कितना हुआ, 2 एटीपी, 2 ही तो हुआ, और 2 क्या मिल गए हमें, NADH2, जो ETS में जाएंगे किस में कन्वर्ट होंगे, ATP। समझ गया पूरी इलेक्ट्रोलाइज? अब आपको जो भी लिखना है बेटा वो लिख लो आपको आराम से। अभी मैं एक बार फिर समझा दूंगा, ठीक है, फिर आपको इलेक्ट्रोलाइज कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग के 3 एंजाइम रख रहे हो बेटा, 3 एंजाइम, आइसोमेरेज, हेक्सोकाइनेज और एल्डोलेज, ये पूछ सकता है वो। पानी नहीं है इसमें, खाली इसकी बोतल है भाई, किराया देने पड़ेगा भाई, क्या कर सकते हो, सामान खरीदना है क्या, और हाँ चलिए। और ये बच्चे हम छुट्टी बहुत कर रहे हैं ना, अभी मैं सोच रहा हूँ कि चलो दीपावली चल रहा है, साफ सफाई करते हो घर की, दीपावली के बाद लिस्ट बनेगी एक, और जो बच्चे लगातार कंटिन्यू रह रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, जो बच्चे लगातार एब्सेंट रहे हैं, जिसे जो लगातार एब्सेंट आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ज्यादा भीड़ बढ़ाने से भी क्या फायदा है, आप लोग आओ, वो बच्चे सही हैं जो कंटिन्यू आए। और ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, यहाँ पे आप लोग यहाँ प्रेजेंट के बारे में बताओ, कुछ सीखने आओ। और ये बात अभी आपको लगती होगी सर क्यों बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, ये बात आपको बहुत दर्द करेगी जब आप 2 साल बाद ये बात याद करोगे कि सर क्यों कहते थे कि बार बार आना है, डेली आना है। बेटा मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अगर आप कोई सा भी एग्जाम देना, बायोलॉजी आपका पीछे नहीं छोड़ेगी, ये आपको पता होना चाहिए। कोई सा भी एग्जाम दे देना, कोई सा भी, और आपको लग रहा है कि अगर जो बच्चे BSc कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, तो हम नहीं जाएंगे, हमारा क्या मतलब नीट। बेटा आप जब
जी बीएससी करने के बाद जब उस टीजीटी एग्जाम दोगे ना और एलटी का एग्जाम दोगे तो आपके पास समझ में आएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर कोई बायोलॉजी वाला बच्चा है उसकी पहचान ही बायोलॉजी से है, आपका बायोलॉजी बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। और अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि नहीं हम तो प्राइवेट कर लेंगे, लो बेटा प्राइवेट करोगे वहां ही वैल्यू चाहिए पास होने के लिए, वरना वहां बैक लग जाएगा आपको। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि नॉलेज बढ़ाओ अपने। अगर आपको फ्यूचर में कुछ भी करना है, कुछ भी करना है इस वजह, क्योंकि अभी आपको आसान लग रहा है, लेकिन जब आपके फुल प्रेशर होगा, अभी तो आप बच्चे हो ना, प्रेशर नहीं है, और जब प्रेशर होता है ना तो आप लोग भागते हुए कोचिंग आओगे आराम से, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी क्या है कि आपका वो वाला एज है ना, कौन सा वाला, मजे लेने वाला, ऐसा बोल सकता हूँ। नहीं आपके लिए लग रहा है, मैं तो बता रहा हूँ गोल्डन पीरियड है, मुझे पता है ना कि आपका अभी कौन चल रहा है। ये 20 से 25 ईयर वाला जो एज होता है ना, इसमें आप जितनी मेहनत कर लोगे उतना ही आप आगे चले जाओगे। और मैं गारंटी कर रहा हूँ जितने मेहनत नहीं करेगा जो, वो बेटा कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी। और अगर आप सोच रहे हो कि डी फार्मा, बी फार्मा, ओटी ये सब कोर्स करके कुछ कर लोगे, मैं गारंटी कर रहा हूँ धोखे से मत कर लेना। उससे बढ़िया फिर उद्योग चले जाना है, खेती कर लेना। जितने बच्चे करते नहीं है कि 1 लाख रुपए लगा के ओटी कर लिया, सर की नहीं सुनेंगे लेकिन ओटी कर लेंगे। 1 लाख का ये गियर का है बेटा, इससे बढ़िया आप खेती कर लेना, वरना इतने जलील हो गए ना जिंदगी भर कि तुम्हें खुद पे जिंदा रहना एक लगेगा कि जिंदा है। मालिक खुद के होंगे। आपको इतनी गालियां मिलेंगी डेली, और वो भी कितने रुपए के लिए, 8-10 हजार रुपए के लिए खाली। नहीं सर, रोटी वाले को अच्छे मिलते हैं। अरे अच्छे मुझे पता है कितने मिलते हैं बेटा, मैं सब जानता हूँ। अरे वो 20-25 उससे बोल रहे हो में रहता है, उसकी कंडीशन से पता होगी। 20-25 तुम वो बता रहे हो जो आपने बहुत कम केस सुने होंगे, वरना एवरेज मिलते हैं 10 से 15 के बीच में, बस 10 से 15 एवरेज बता रहा हूँ। एक का आपको मिलते होंगे सीनियर होगा डॉक्टर बहुत ज्यादा, 20 से 25, और 10 से 15 हजार के लिए आप पता है कितना सुनोगे, आप सोच भी नहीं सकते। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो मेहनत जो बाद में करो वो अभी कर लो। सर वो इतना और बेटा उतनी मेहनत अभी कर लोगे तो बहुत अच्छे रहोगे। और अभी आपका ऐसा टाइम है कि आप जितनी मेहनत करोगे, आप 1 साल नहीं 2 साल पढ़ो, 3 साल पढ़ो, 4 साल पढ़ो, लेकिन एक अच्छी पोजीशन पे जाओ। आपने कभी देखा कि आईएएस वाले को कहते हुए कि कोई अगर प्रॉपर आईएएस तैयारी कर रहा है कि मुझे ग्रुप डी का फॉर्म डाल दे रहा हूँ, अगर मिल जाएगी तो नौकरी कर लूंगा, देखा भी नहीं करेगा। प्रॉपर आईएएस वाला बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि खाली बस सेकेंडरी आईएएस करना है, बकाया काम करना है। वो वेट कर लेगा 30 साल तक, बल्कि 30 नहीं 35 साल तक वेट कर लेगा, शादी तक नहीं करेगा, लेकिन जब तक उसे प्रॉपर आईएएस नहीं बनेगा तब तक। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो प्रॉपर एक अच्छी नौकरी लगने के बाद उन्होंने रिजाइन दिया है और तैयारी करी है। मेरा एक मौसेरा भाई है, उसने आईआईटी करने के बाद, सुनो तो, आईआईटी करने के बाद इसरो में साइंटिस्ट का जॉब करने के बाद रिजाइन कर दिया। इसरो में जाना एक छोटी मोटी बात नहीं है, पैकेज मिलता है पूरा, और आपका पहचान समझ रहे हो साइंटिस्ट के रूप में होगी। उसको रिजाइन कर दिया किस चक्कर से, एक आईएएस के चक्कर से, और वो अभी 2 साल पहले एसडीएम बन गया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को अगर कुछ बड़ा करना है तो बेटा फिर टाइम देना पड़ेगा। ये बात आप अपने घर वालों को भी समझाओ। अगर कोई घर वाले प्रेशर डालना है कि नहीं 1 साल के अंदर तुम्हें ये करना पड़ेगा, वरना तो ये कर लो, बीएससी कर लो, ओटी कर लो, ये सब कोर्स इतने हो रहे हैं, आप घर वालों को समझाओ कि कुछ बड़ा करने के लिए भी टाइम देना पड़ता है। नीट हो गया, आईएएस हो गया, ये सब ऐसे एग्जाम है जिसमें टाइम खर्च होता है। आपको प्रॉपर उसकी तरह बनना पड़ता है, पहले आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा तो आप प्रॉपर पहुंचोगे। ये काम ऐसे नहीं होते कि 1 साल में हो जाएंगे, 2 साल में हो जाएंगे, मतलब हो सकते हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ 1 साल में क्यों नहीं होंगे, लेकिन आप उतने से पहली बार तैयार हो फिर, लेकिन फिर भी 2-3 साल लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग प्रॉपर बड़े टाइम दो अपने आप को, अपने आप से सोचो कि मुझे क्या करना है फ्यूचर में। सब कुछ एक जल्दबाजी में नहीं होता, न हड़बड़ी में होता। ये ऐसा नहीं कि आपका लाइफ कोई ऐसा ही है, गेम थोड़ा ना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अपने आप को टाइम दो, पढ़ाई करो मेहनत से, और उस चीज को समझो कि आपको क्या बनना है फ्यूचर में। सही है, तो ध्यान रखना है आपको। इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चों से बार बार की कोचिंग आओ आप लोग डेली, आप लोग पढ़ाई करो बेटा,
और अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, ये बात आपको बहुत समझ में आएगी 26-27 साल की पहुंचोगे। शादी बार नहीं, शादी पहले समझ में आ जाएगी। समझ रहे हो? जब देखने वाले आएंगे, लड़की देखने जाओगे तो लड़की नहीं मिलेगी, तो समझ में आ जाएगी कि हमने पढ़ाई करी, मतलब पसंद की नहीं मिलेगी, तो समझ में आ जाएगा कि हमने पढ़ाई क्यों नहीं की। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सबसे, तुम्हारा हाथ एक ही तुम्हारे हाथ में एक ही चीज है बस, और वो क्या है? एजुकेशन। पढ़ाई के बल पे आप कुछ भी कर सकते हो, और बगैर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारी चाहते तो बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन उससे वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग पढ़ाई करो बहुत मेहनत से। चलो इसको समझते ही समझ गए आप लोग। एक बार मैं समझा रहा हूँ, आप लोग यहाँ तक वैसे ध्यान रखना बेटा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या बताया? ग्लूकोज था, एक फॉस्फेट हम ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि अब एटीपी खर्च हुआ है, फॉस्फेट दिया तो एटीपी खर्च हुआ होगा। अब उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम आइसोमर बनाना है, चेंज करना है उसको, तो किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, तो आइसोमरेज एंजाइम हो गया। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक एटीपी और जोड़ेंगे, एक फॉस्फेट और जोड़ेंगे, तो एक एटीपी खर्च कर देंगे। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का क्या बन गया? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। और फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हमने क्यों बनाया? क्योंकि ब्रेकडाउन करना था 3 कार्बन में, तो हमने एल्डिहाइड और कीटोन में ब्रेकडाउन कर दिया, और जो एंजाइम कौन सा था? एल्डोलेज। इतनी कहानी आपको प्रॉपर ऐसे याद होनी चाहिए, रटी हुई, ठीक है। इसके बाद आपको बताया जब एल्डिहाइड से एसिड बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड से जब एसिड बनता है तो हमेशा क्या होता है? NADH मिल जाएगा, और उसके बाद हम लोग 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ग्लिसरिक एसिड बन जाएगा 3, मतलब 3 बनेगा तो एक एटीपी हट जाएगा, और एक एटीपी हटेगा तो हमें मिलेगा, सही, सॉरी एक फॉस्फेट हटेगा तो हमें मिलेगा, तो 2 एटीपी मिल जाएंगे हमें। इसके बाद फॉस्फोरिक एसिड क्या बनेगा? फॉस्फोग्लिसरेट, और इसके बाद फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जब वाटर निकलेगा, और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से क्या बन जाएगा? पाइरुविक एसिड, और 2 एटीपी हमें फिर से मिल जाएंगे। तो हमें लास्ट में 2 एटीपी मिले। 2 एटीपी कब मिले बेटा? जब 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, तो जब हमने कन्वर्ट किसमें किया? 3 फॉस्फोग्लिसरेट, तो 2 एटीपी वहां मिले, और जब हमने एल्डिहाइड से क्या बनाया? एसिड बनाया, तो 2 NADH2 वहां मिले। 2 खर्च कब हुए? 1 फर्स्ट स्टेप में और 3rd स्टेप में, यानी कि जब हमने ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, और तीसरा हमें जो मिला वो तब मिला जब हमने फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनाया, ठीक है। तो मुझे लग रहा है अगर आपने ध्यान सुनी तो आपको याद हो गया होगा ये पूरा। चलो एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग इसके बारे में। देखो कह रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, हालांकि फिर दोबारा कल कहूंगा आपको, लेकिन सुन लो आप लोग। बेटा यहाँ कह रहा था टर्म ग्लाइकोलाइसिस हैज ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जिसे बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोज, क्या बोलते हैं? और ग्लाइकोज का मतलब क्या होता है? शुगर, और लाइसिस का मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। कह रहा है द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वाज फर्स्ट गिवन बाय, किसने दिया था? इम्बेडन, मेयरहोफ, पार्टनर। ये कई बार टेस्ट में क्वेश्चन पूछा चुका है कि हम लोग कौन से 3 साइंटिस्ट हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? ग्लाइकोलाइसिस में, यानी दिया इसने। इन कह रहा है एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। अब मैंने कहा था रेस्पिरेशन का एक ही स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, जो किसमें होता है? एनारोबिक में भी होता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। अगले कह रहे हैं इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज undergoes partial oxidation to form 2 molecules of pyruvic acid। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है वो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। इन प्लांट्स द ग्लूकोज derived फ्रॉम सुक्रोज व्हिच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और कह रहे हैं फ्रॉम स्टोरेज किस फॉर्म में होता है? कार्बोहाइड्रेट, यानी कि स्टार्च फॉर्म में होता है, पता है आपको। बेटा अगले कह रहा है, देखो अब सुन लेते हैं, खाली बहुत सॉरी सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं सुक्रोज कन्वर्ट किसमें होता है? ग्लूकोज में एंड फ्रक्टोज में। आपको पता होगा सुक्रोज कैसे होगा? डाइसैकेराइड, तो ग्लूकोज और, तो कह रहा है बेटा एंड द एंजाइम इन्वर्टेज एंड दीस 2 मोनोसैकेराइड रेडली एंटर द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। अब ये किसमें एंटर कर जाएंगे? ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। एक बात और ध्यान रखना, मैंने आपसे हमेशा बताया पॉलीसैकेराइड कन्वर्ट में होता है डाई में, और डाई किसमें होता है? मोनोसैकेराइड में। कह रहा है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड टू गिव राइज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। कौन सा है बेटा? तो मैंने कहा है ग्लूकोज को हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है? हेक्सोकाइनेज, और यहाँ पे एक फॉस्फेट क्या होता है? ऐड होता है, यानी कि एक एटीपी हमें खर्च करना पड़ता है।
अगले कह रहा है दिस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन आइसोमेरेज टू प्रोडक्ट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और कह रहा है सबसेक्वेंट अभी वही चल रहा है, वही लिखा हुआ है, ठीक है, हम लोग देख लो आराम से पढ़ सकते हो, इसे सब कुछ वही लिखा हुआ है। कह रहा है सबसेक्वेंट स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सेम, द वेरियस स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर डिपिक्टेड इन फिगर में दिया हुआ है। इन ग्लाइकोलाइसिस चेन ऑफ 10 रिएक्शन कितना होता है और अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम टेक प्लेस टू प्रोड्यूस पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज। हमें क्या मिल जाता है, पायरुवेट। दूसरा आपको पता है कि अगर 10 स्टेप रिएक्शन है तो हमेशा इन्वॉल्व कितने एंजाइम होंगे, 10। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि जो एंजाइम होते हैं वो कैसे होते हैं, रिएक्शन स्पेसिफिक होते हैं। अगर जिस यानी कि हम बोल सकते हैं सबस्टेट स्पेसिफिक होते हैं, जिस सबस्टेट को जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है जो एंजाइम कर रहा है वही एंजाइम क्या करेगा, हर बार करेगा। समझ गए? ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक एंजाइम होगा सारी रिएक्शन करवा देगा, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। कह रहे बेटा टेक प्लेस टू प्रोड्यूस पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज व्हाइल स्टडीइंग द स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस प्लीज नोट द स्टेप एट व्हिच यूटिलाइजेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी और NADH टू टेक प्लेस। कह रहा है एटीपी यूटिलाइज, अब यहाँ पे ये बताया गया है कहाँ यूटिलाइज हुआ है एटीपी, कहाँ हमने खर्च किया है, तो कौन से में किया है, फर्स्ट में और थर्ड में। तो ये तो लिखा है 2 स्टेप में हुआ है। फर्स्ट में क्या हुआ है, कब हुआ है, जब ग्लूकोज से बना था, क्या ग्लूकोज से बना था बेटा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 किस में कन्वर्ट हुआ था, तो हुआ था। और सेकंड कब हुआ था, जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। तो सेकंड जो बना था वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ था फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। समझ गए हम लोग? अगले देखो बेटा, कह रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट इज स्प्लिट इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड यानी कि PGAL, इसको वो शॉर्ट में बोलते हैं PGAL, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। तो मैंने कहा है एक कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में और एक कन्वर्ट हो गया 3 कार्बन का एल्डिहाइड, 3 कार्बन का क्या कीटोन। और मैं साफ साफ बोल सकता हूं कि पायरुविक एसिड इसीलिए कैसा होता है, 3 कार्बन शुगर होता है, वो 3 कार्बन का होता है और 2 मॉलिक्यूल होते हैं पायरुवेट के, ठीक है, 3 कार्बन के। अगले कह रहा है वी फाइंड दैट देयर इज वन स्टेप वेयर NADH इज फॉर्म फ्रॉम NAD+, दिस इज व्हेन 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कन्वर्ट किसमें होता है, एसिड में, यानी कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है, तो ऐसा होता है। अगले कह रहा है 2 redox equivalent are removed in the form of hydrogen atom from PGL and transferred to a molecule of NAD+. PGL is oxidized and with inorganic phosphate to get converted into BPGA. BPGA फुल फॉर्म लिखिए, शॉर्ट में लिखा हुआ, ठीक है। The conversion of BPGA to 3-phosphoglyceric acid is also an energy yielding process और this energy trapped by the formation of ATP. क्या बन जाता है, ATP. Another ATP synthesized during the conversion of PEP to pyruvic acid. लास्ट में मिलता है हमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट से कन्वर्ट किसमें होता है, पायरुविक एसिड में, तो हमें क्या मिलता है, ATP मिलता है। कह रहे कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड इन द पाथवे फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो आपको पता है कितना हुआ, 2 ATP। कह रहा है पायरुविक एसिड इज देन द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, but is the metabolic fate of pyruvate, this depend on the cellular need। अब बेटा पायरुविक एसिड है, उससे एरोबिक होगा या एनारोबिक होगा, डिपेंड करेगा कि वो सेल किस टाइप का है, प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। अगले कह रहा है पायरुविक एसिड इज देन द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, बट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट, दिस डिपेंड ऑन द सेलुलर नीड। कह रहा है बेटा देयर आर 3 मेजर वे, 3 टाइप में जा सकता है ये पायरुविक एसिड। पहला माइटोकॉन्ड्रिया के पास, दूसरा मसल्स के पास और तीसरा ईस्ट के पास, मतलब 3 टाइप से जा सकता है, ठीक है। तो देखो कह रहे हैं पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलाइसिस, देयर आर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, बताया था अभी, मसल्स में जाएगा तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। एल्कोहल कब बनेगा, जब ईस्ट के पास जाएगा। और तीसरा लिखा होगा बेटा क्या, कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो किसमें जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, यानी कि एरोबिक करवाएगा, ठीक है। तो समझ गए हम लोग। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे फर्मेंटेशन, एनारोबिक और उसके बाद पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है।